एपिसोड 15 हॉट देवंश डॉट और निया के ख्याल। निया चीखते हुए दूसरी तरफ मुड़ी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आंखों पर हाथ रख लिया। ये देख उस आदमी की भौं तन गई। उसने इम्पेशेंटली और थोड़ा खींचते हुए निया से कहा, हो गया तुम्हारा, धूप हो जाओ अब। वो ठंडी आवाज निया की आवाज बंद करने के लिए काफी थी। निया ने चीखना बंद किया पर वैसी ही खड़ी रही और कैंप पाते हुए बोलने लगी, आप यहाँ, लेकिन क्यों? तो सूट उस आदमी ने स्टाइल से एक आईब्राउ ऊपर चाए और निया से वो बोला, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं मेरे रूम वो बाथरूम में क्या कर रहा हूँ? अगर तुम्हें पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अंदर चल के देख लेना मैं बाथरूम में क्या करता हूँ। ये कह चो झटककर अपने गीले बालों को सुखाने लगा। पर उसकी बातें सुन निया का मुंह खुला और आंखें फाटी की फटी रह गई। उसने गुस्से में बोलना चाहा, 8 देवांश मैंने ये कब कहा? अच्छा ली, और क्या मतलब है तुम्हारा? अगर मैं पहले से ही बाहर ना आ रहा होता थी तुम तो डोर खोल के लगभग अंदर आ ही चुकी थी। और अगर ये तुमने 2 मिनट पहले किया होता तो। स्टॉप, निया ने हड़बड़ाते हुए कहा, और फिर देवांश को रास्ता देकर साइड होकर बोली, आई एम सॉरी, वो मुझे नहीं पता था। माँ, मैं सिमी के रूम में चली जाती है। ये कह वो बिना देवांश की ओर देखे वहां से सिमी के रूम की तरफ भाग गई। ये देख देवांश के चेहरे पर एक छोटी सी कभी ना दिखने वाली मुस्कान छा गया है, पर एक ही सेकंड में गायब भी हो गया है और वो अपने गीले बालों को टॉवल से सुखाते हुए खुद की तरफ देखकर बोला, लेकिन इसमें इतनी चिल्लाने वाली कौन सी बात थी? मैंने तो बाथरोब पहन रखा था और मेरे हिसाब से तो मेरी बॉडी अट्रैक्टिव थी है, एकदम हॉट तो फिर, और मेरे गले भी तो खुद ही पड़ी। इंटरेस्टिंग, ये कह दो वार्डरोब की तरफ चला गया। इधर निया भागकर सिमी के रूम में आ गई और ड्राट से बाथरूम में घुस गई। इसमें उसने ये ध्यान भी नहीं दिया कि उसने बाथरूम में जा रही सिमी को धक्का देकर अंदर गई थी। निया ने अंदर जाकर धम्मस से डोर बंद कर दिया। इस वजह से सिमी शॉक में चली गई थी। मैंने क्या देखा? ये मैंने क्या किया? बुद्धनिया, तू ऐसा कैसे कर सकती है? अब वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? क्या जरूरत थी उन्हें भी रूम में आने की? कहीं रात में ही तो नहीं आ गए थे? नहीं, ऐसा होता तो मुझे पता तो चलता। अगर रात में नहीं आए थे तो सुबह आने की क्या जरूरत थी? पर कितने हॉट थे उनके मसल्स। चुप कर जा निया, ये क्या सोच रही है तू? वो एक ब्यूटी ट्रैप है, फैस मत जाना कभी उसमें। जितना ज्यादा अच्छा उतना ही खतरनाक भी। आगे से बच के रहना होगा। निया अपने आप में ही बड़बड़ाए जा रही थी कि बाहर से सिमी चिल्लाते हुए कहने लगी, नियू ये क्या कर रही हो तुम? और ये सब क्या है? तुम अपने कमरे में क्यों नहीं हो? एक मिनट, कुछ हुआ है क्या? कुछ हुआ है तो मुझे बताओ प्लीज। नियू कुछ तो बोलो, क्या हुआ है? सिमी पूछ कर अब थक चुकी थी, पर निया तो अपने ख्यालों में ही गुम थी, उसने कुछ जवाब ही नहीं दिया। फिर कुछ देर बाद निया ने खुद को संभाला और फ्रेश होने के बाद वो बाहर आ गई। बाथरूम का डोर खुलता देख सिमी दौड़कर वहां आ गई और निया को खींचते हुए बोली, मियू तू ठीक थी है ना? तू डोर क्यों नहीं खोल रही थी? तुझे पता है मुझे कितनी चिंता ही रही थी। मैं अभी सबको बुलाने भी जा रही थी। तू बता तुझे क्या हुआ है? सिमी के खींचने से निधि होश में आ गई और उसे ऐसे देखकर शांत कराते हुए बोली, तारांकन छोटी राजकुमारी जी, हम बिल्कुल ठीक है। आप ज्यादा मत सोचे, हमें निकलना होगा कॉलेज के, चलिए जल्दी रेडी हो जाओ। ये कहते हुए निया ने सिमी को भेज दिया और वार्डरोब से ड्रेस निकालने चली गई। उसने सिमी का ही एक ड्रेस ले लिया क्योंकि उसे अपने रूम में जाने में हिचकिचाहट हो रही थी। सुबह वाले इंसिडेंट की वजह से वो देवांश को फेस करने से बचना चाहती थी। उसने अपने लिए एक व्हाइट कलर का अनारकली सूट पहन लिया। नीलम जी के हिसाब से ही यहाँ उनके लिए कपड़े रखे गए थे, इसलिए यहाँ सिर्फ ट्रेडिशनल ड्रेसेस और कुछ अनारकली सूट और पटियाला ड्रेसेस ही थी। निया ने मुंह बनाकर ही सही वो ड्रेस पहन लिया और बालों को खुला छोड़ दिया और कानी में छोटे छोटे झुमके पहन लिए और हाथों में सफेद चूड़ियां और सिंदूर लगाकर बालों को अच्छे से सेट किया ताकि सिंदूर किसी को ना दिखे। और उसे मंगलसूत्र छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि उसका मंगलसूत्र इस तरह से डिजाइन किया गया था कि यो बस एक कंटेंट की तरह ही नजर आता था। कुछ देर में सिमी भी फ्रेश होकर आ गई और उसने क्रीम कलर का पटियाला सूट पहन लिया और बालों को कलकर मेकअप लगाया और फिर दोनों रेडी होकर नीचे आ गई। वो दोनों काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। उन्हें नीलम जी ने आरती करने के लिए मंदिर में बुलवाया और हर बार की तरह इस बार भी निया ने ही आरती गाई और फिर वो दोनों देर हो रही है का बहाना कर वहां से निकल गई। उन्होंने कार में बैठते ही चैन की सांस ली क्योंकि दोनों के लिए ही राजवंश विला किसी जेल से कम नहीं था।
और इस वक्त वहां से निकलकर उन्हें जेल से छूटने जितनी खुशी मिल रही थी, अब जाकर सांस आ रही है। वहां रहके थी ऐसा लगता है कि कभी भी हमारे ऊपर बॉम्ब गिर जाएगा। निया ने सीने पर हाथ रख लंबी सांस लेते हुए कहा। तारान कन्हा, यार जब से यहां से दूर रहने लगी हूं तब से थे घर जेल जैसा लगता है। लेकिन तू वो सब छोड़ और ये बता, क्या हम ये ड्रेस पहनकर जाएंगे कॉलेज? इस ड्रेस में मेरा प्रिंस चार्मिंग मुझे देखेगा तो क्या कहेगा? सिमी ने ड्रामा करते हुए कहा। तारानकन क्या कहेगा? यही कि आरटी आप भी हमारे साथ पढ़ती हो। ये कह निया जोर जोर से हंसने लगी और सिमी उसे मारने लगी। यो निया, तुम दोस्त हो या दुश्मन? मैं क्या इतनी बुरी दिख रही हूं इस ड्रेस में? और तुम्हें पता है मुझे पक्की इन्फॉर्मेशन मिली है कि आज कॉलेज में केआर आने वाला है। ये सुन निया उछल कर बोली। क्या सच में? उसे देख शरारती तरीके से सिमी ने कहा। तारानकन ज्यादा उछल मत, अगर किसी को पता चला तो आज तो वो सुपरस्टार केआर है, कल पता नहीं लेट केआर बन गया तो। हेट केआर? ये क्या बोल रही है? इंसानों जैसे बात नहीं कर सकती क्या? मैं ही इंसान ही है, पर तुम्हारे प्यारे पति देय नहीं है। अगर उन्हें पता चला कि उनकी पानी उनके पीठ पीछे वीसी और से मिलने के लिए ऐसे पागल हो रही है तो पता नहीं वो गुस्से में सर के साथ क्या कर बैठे। सिमी ने निया की तरफ देखते हुए कहा। इस बात पर निया के मुंह से कुछ नहीं निकला और वो मुंह बनाकर रह गई। उसने मन में सोचा, सह उन्हें क्या ही फर्क पड़ेगा इस बात से, वो तो मेरे बारे में भूल भी चूके होंगे अभी तक। और जब 6 सालों तक मुझसे बात तक नहीं की तो अब बया करेंगे और उनकी गर्लफ्रेंड्स। वो पे कहते हुए अजीब अजीब मुंह बना रही थी। ये देख सिमी की कुछ शरारत सूझी और वो निया के करीब आते हुए उसके कानी में धीरे से बोली। वैसे किस कैसा था? मजा आया? निया ने खोए हुए कहा। तारानकन अच्छा था, पर उन्होंने मुझे होठी पर काटा, जैसे तैसे लिपस्टिक से छुपा। पर इससे आगे तो कुछ बोलती उसे समझ आया कि वो क्या बोल गई, और वो भी जोर से। इतना कि सामने बैठे ड्राइवर और नमन को भी सुनाई दे गया। निया ने आंखें बड़ी कर सबकी तरफ देखा और हड़बड़ाते हुए बोली। तारानकन नहीं, वो मैं वो ऐसा कुछ, पर इससे पहले वो कुछ एक्सप्लेन कर भी पाती यहाँ दी लोगों की हंसने की आवाज मैजने लगी। सिमी और नमन निया का लाल पड़ा चेहरा देख जोर जोर से हंस रहे थे और उन्हें ऐसे हंसते देख ड्राइवर मुस्कुराने लगा। उन्हें हंसते देख निया ने अपना सिर पकड़ लिया और मन में कहने लगी, पागल नीयू ये क्या कर रही है सुबह से? पहले उस नीली आंखों वाले देविल के सामने और अब उसकी देविल बहन के सामने। आज का दिन ही खराब है। वैसे अच्छा होता भी कैसे सुबह सुबह, आखिर चेहरा किसका देखा मैंने? सह हर नीयू, नो नीड टू फील एम्ब्रास्ड, आई विल अंडरस्टैंड, आई वोंट टेल एनीवन अबाउट इट, बट हा आई एम सॉरी, आई कांट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम लाफिंग। सिमी हंसते हुए कहने लगी। तभी निया के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। निया ने जब मोबाइल निकालकर उस पर आया मैसेज देखा तो उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई, पर जल्दी से उसने वो छुपा ली। फिर उसने हंस रही सिमी को देखकर कहा, ऐसा लगता है तुम्हें आज कॉलेज में यही पहनकर जाना है। तो ठीक है, वोंट फोर्स यू। और नमन, तुम लगता है अब तुम्हें अपने बॉस के पास चले जाना चाहिए। वो वापस आ गए हैं तो अब उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी। ये सुन तो जैसे सिमी और नमन के कान खड़े हो गए। वो दोनों घबरा कर निया की तरफ देखने लगे। नीयू तू, लेकिन मैं ऐसे कैसे जाऊंगी? तारानकन और मैम, मैं तो 6 सालों से आपके ही साथ हूं। मुझे बॉस से ज्यादा आपकी नॉलेज है और इसलिए मैं आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रह सकता हूं, ऐसा मुझे लगता है। बॉस के लिए मैं शायद कुछ नहीं कर पाऊंगा और उनका स्टैंडर्ड मैच करने में अगर मैं फेल हो गया तो मैं तो मेरी नौकरी से हौंत धो बैठूंगा। प्लीज मिसेस राजवंश ऐसा मत कीजिए। ये कहते हुए नमन ने पिटीफुल दिखने की पूरी कोशिश की थी। ये देख निया ने मन में सोचा, तारानकन ये देखो, उस नीली आंखों वाले डेविल के लिए काम करने वाले भी उसी की तरह है, एकदम चालाक। हम इसे क्या लगा ये सब मुझे ऐसे ही चिढ़ा सकते हैं? इसे तो मैं अभी बताती हूँ। वैसे भी एक बात मुझे खाए जा रही है, मुझे पूछना पड़ेगा, वरना मुझसे पहले उस डेविल को पता चला तो आई विल बी डूम्ड। तारानकन तो ठीक है, मैं नहीं कहूंगी तुम्हें जाने को, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ये सुन नमन ने एक चैन की सांस ली और मन में सोचा, हाँ ये तो अच्छी बात है। सर के साथ रहने की बात से ही मेरी रूह कौप रही है। विनय की ही हालत देख लो, बेचारे को ना दिन में चैन है और ना रात को शांति, कभी भी कहीं भी सर उसे बुला लेते हैं। मुझसे तो उसकी हालत देखी ही नहीं गई और मैं खुद को उस हालत में इमेजिन भी नहीं कर सकता, इसलिए उसने निया से इस बात के लिए हाँ कह दिया। राजवंश विला, सर एक्सीडेंट, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, अनबिलीवेबल। स्टॉप, अच्छे से बताओ क्या हुआ है।
विनय को चिल्लाता देख देवांश ने पूछा। रेडी होने के बाद देवांश सीधे अपनी स्टडी में चला गया था। उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक मीटिंग होनी थी। अब तक वो अपने लैपटॉप से कानों में हेडफोन लगाए उसे ही एडिट कर रहा था। अभी अभी मीटिंग खत्म हुई थी और वो अपना काम ही कर रहा था कि विनय चिल्लाते हुए हाथों में फोन पकड़े वहां आ गया। सर गजब हो गया, विनय ने हड़बड़ाते हुए कहा। तारांकन क्या हुआ, धरती फट गई या आसमान गिर गया? वहां पास में सोए अद्वैत ने विनय की आवाज से जागे हुए सोई आवाज में कहा। उससे भी बड़ी बात है सर, ये देखिए, ये कह उसने अपना मोबाइल देवांश की ओर बढ़ा दिया। देवांश ने जब मोबाइल पर वो न्यूज पढ़ी तो उसे कुछ अटपटा सा लगा, पर उसके एक्सप्रेशंस अभी भी वैसे ही थे, एकदम कोल्ड। देवांश को ऐसे देख अद्वैत को उसमें इंटरेस्ट आ गया। उसने देवांश के पास जाकर फोन छीनते हुए कहा, तारांकन दिखाओ ऐसा क्या है इसमें जो द देवंश राजवंश इतनी गौर से देख रहे हैं। ये कह उसने वो न्यूज पढ़ना स्टार्ट की। पढ़ते हुए उसके एक्सप्रेशंस और भी ज्यादा डरे हुए लग रहे थे। सारी न्यूज पढ़ने के बाद सदमे में उसने कहा, ये तो वही थे, तो वही बाइक राइडर्स है जो कल उस लड़की की परेशान, लेकिन ये फिर से वहां कैसे चले गए? हम जब रुके थे तो वहां कोई नहीं था, शायद ये लोग भाग गए थे। पर जब इनका एक्सीडेंट कैसे, और वो भी इतना भयानक, कहीं तुमने? ये कह अद्वैत सदमे में देवांश को देखने लगा। हे भगवाना, ये कैसा दोस्त दिया है, किसी ने जरा सा परेशान क्या कर दिया, इसने तो उन्हें दुनिया से ही उठा दिया। और तब जब वो इसे तो परेशान कर भी नहीं रहे थे। अगर मैं उनके साथ ऐसा कर सकता है जो इसके रास्ते में आए थे, तो फिर जो लोग सच में इसके लिए आते हैं तो उनका तो क्या ही होता होगा। और एक मिनट, इसने रात में मुझे कितना टॉर्चर किया है, हाय अब भी कितना दर्द हो रहा है। उन 10 मिनट में उस कीड़े ने न जाने कितनी बार काटा है मुझे। अच्छा हुआ मैं डॉक्टर हूं और मेरे पास दवाई थी, वरना तो मैं आज किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। अद्वैत ये बड़बड़ाए जा रहा था। इस बात से आनजान की दो नीली आंखें जानलेवा नजरों से उसे ही देखे जा रही थी। पर जैसे ही उसे अपने पास कोल्डनेस फील हुई, उसने झट से देवांश को देखा और उसकी आंखों की खतरनाक चमक देख उसने भागते हुए कहा, तारांकन जान बचाकर भाग जाना पड़ेगा। ये कहकर वो वहां से अपने रूम की तरफ चला गया और उसे ऐसे भागते देख विनय की हंसी छूट गई। अद्वैत के जाने के बाद विनय ने देवांश की उसे घूरते पाया और फिर यो सीधा खड़ा हो गया। देवांश को देखने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। क्या वो वही थी? देवांश ने उन्हें लहजे में पूछा। का कौन सर? ये पूछकर विनय को लगा कि उसने कोई गलती कर दी और देवांश के सवाल के बारे में सोचते ही फिर से उसने कहा, श्रीजी सर, वो मैडम ही थी और उनके साथ बैठी लड़की मैडम की दोस्त थी। उसका नाम सहाना, ये रही उसकी इन्फॉर्मेशन। ये कह उसने एक फोल्डर देवांश की ओर बढ़ा दिया। पर विनय की पहली बात सुनते ही देवांश के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान छा गई थी। पर हमेशा की तरह इस बार भी उसने इसे भी छुपा लिया। सहाना के बारे में पढ़कर देवांश ने फोल्डर को नीचे रखा कि तभी उसे एक कॉल आया। उसने फोन उठाकर देखा और कॉल रिसीव कर लिया। उसके सभी सबॉर्डिनेट्स को अब इसकी आदत हो गई थी कि देवांश कभी भी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं करता था तो फोन के दूसरी तरफ से ही आवाज आए, तारांकन, हेलो बॉस, मैडम ने मुझे कुछ बताया है। हम स्पीक, देवांश ने कहा। ये सुन उधर थोड़ी देर तक शांति छाई रही, फिर एक आवाज आए, तारांकन वी। उन्होंने कहा कि कल वो अकेले ही एयरपोर्ट गई थी और आते वक्त हाईवे पर उनके पीछे कुछ बाइक राइडर्स पड़े थे और उनसे पीछा छुड़वाने में किसी ने उनकी हेल्प की, तो वो पूछ रही थी कि क्या इससे आपको कोई नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि उनके हिसाब से वी कार बहुत महंगी थी जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता और इसलिए वो लोग भी पावरफुल होंगे। इसी बात से वो परेशान थी। तारांकन, ओके आई नो। ये कह देवांश ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और मन में सोचने लगा, अच्छा है उसने पहचाना नहीं। मेरे पास एक कमजोरी आ गई, जिससे थे मेरे कंट्रोल में रहेगी। कुछ देर काम करने के बाद वो नीचे आ गया तो गायत्री जी ने उसे नाश्ता करने के लिए बुला लिया। वहां डाइनिंग टेबल पर नीलम जी और रिवांश पहले से ही मौजूद थे। हमेशा की तरह रिवांश की प्लेट खाने से भरी हुई थी और वो बिना किसी को देखे नाश्ता कर रहा था। तारांकन, बैठो बेटा, हो गया आपका काम? नीलम जी ने प्यार से पूछा। तारांकन जी, देवांश ने कहा। उसकी टोन में नाराजगी साफ झलक रही थी, पर नीलम जी के चेहरे पर आई मुस्कान इस वजह से चली नहीं गई। गायत्री जी ने देवांश को नाश्ता सर्व किया और देवांश नाश्ता करने लगा। उसने फिर नीलम जी को देखे बिना ही कह दिया, तारांकन, हम आज से हमारे विला में शिफ्ट हो रहे हैं, तो हम ऑफिस से सीधा वहीं जाएंगे। ये सुन गायत्री जी ने चिंता जताते हुए कहा, लेकिन बेटा, अभी कल ही तो आप आए हैं,
हमने अभी तक ठीक से आपको देखा तक नहीं और आप जा रहे हैं। उनकी बात काटते हुए देवांश ने कहा, तारांकन मौसा, हम वापस विदेश थोड़ी न जा रहे हैं, यही शहर में ही तो है। आप जब चाहे हमें देखने आ सकती है। और वैसे भी इतने साल हम अकेले ही तो रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं होगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, निया का कॉलेज और हमारा ऑफिस वहां से पास है तो हमें आसानी होगी। ठीक है, आप रह सकते हैं, पर सिर्फ आप और बहू ही रहेंगे। अपने उस दोस्त को मत ले जाना साथ, पता नहीं क्यों आपसे चिपका रहता है दिन भर। और अगर इफ हमें अकेले उनके साथ दिखे तो याद रहे हमसे बुरा कोई नहीं होगा। पता नहीं क्या करना चाहते हैं वो। हमें 1 साल के अंदर अपने परपोते को खिलाना है। ये सुन देवांश के गले में खाना अटक गया और वो खांसने लगा। अरे बेटा आराम से खाए। गायत्री जी ने पानी का ग्लास देवांश को दिया और उसकी पीठ सहलाने लगी। क्या आप भी दादी सा? हम तो बस अभी ही, देवांश ने खुद को संभाल कर कहा। वो हमें कुछ मत कहिए। अच्छा, मतलब हम जो सोच रहे हैं वो सही है। आने दो आपके दोस्त, उन्हें तो हम बताते हैं। हमेशा आपसे चिपके रहते हैं। क्या आप भी तो वहीं? नीलम जी का इशारा पाकर देवांश को फिर से खांसी आ गई। इस बार वो अपनी जगह से उठते हुए बोला, दादी सा, आप भी क्या क्या सोच लेती है। पर इससे पहले नीलम जी कुछ कह पाती, सामने का नजारा देख उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। एपिसोड 16 रीबर्थ का राज। देवांश ने नीलम जी की बात पर उनसे कहा था कि वो कुछ भी समझ रही है, पर तभी उन सभी को किसी की आवाज सुनाई दी। तारांकन, अद्वैत भाई, मुझे बहुत नींद आ रही है, आज आप मुझे उठाकर लेके चलो। ये कहते हुए रिवांश अद्वैत के पीठ पर चढ़ रहा था। ये देख तो नीलम जी की आंखों में जैसे आग दिखने लगी। वो जलती हुई नजरों से सामने रिवांश और अद्वैत को खड़ा देख रही थी। और देवांश और गायत्री जी एक बार उन दोनों को देखते तो दूसरी बार नीलम जी को। नीलम जी जैसे ही कुछ कहने को हुई, देवांश खड़े होते हुए खींचते हुए बोला, मासा, हम ऑफिस के लिए निकलते हैं, हमारी मीटिंग भी। लेकिन अद्वैत नाश्ते की तरफ देखकर कुछ कहना चाहता था, तभी रिवांश उसकी पीठ पर पूरा चढ़ चुका था। ये देख अब नीलम जी का गुस्सा फट पड़ा। रिवांश। नीलम जी की इतनी तेज आवाज सुन रिवांश डर से नीचे गिर पड़ा। और वहां खड़े सभी लोग एकदम चुप ही गए। यहां तक देवांश भी शौक था। नीलम जी गुस्से में अद्वैत की तरफ बढ़ने लगी। वहां अद्वैत डर से थोड़ा पीछे चला गया। ये दादिसा को क्या हो गया, ऐसे क्यों कर रही है? ये सोचते हुए उसने देवांश की ओर देखा और उससे इशारे में कुछ पूछने लगा। पर इससे पहले देवांश कुछ कह पाता, नीलम जी अद्वैत के पास पहुंच गई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप अब हमारे छोटे पोते के पीछे पड़े हैं। ये सुन अद्वैत सिर खुजाते हुए कहने लगा, पीछे पड़े हैं? तारांकन, आपने देखा कि अब देवांश की पत्नी है तो उन्हें छोड़ आप अब रिवांश के पीछे पड़े हैं। आप सच में वैसे ही है जैसा हमने सोचा था। इसलिए हमने आपके पास किसी लड़की को कभी नहीं देखा। ये तो अच्छा हुआ कि हमने देवांश की शादी पहले ही करवा दी थी, वरना तो आप। दादिसा, पर हमें अभी शादी नहीं करनी है, रिवांश ने नीचे से खड़े होते हुए कहा। और वो अद्वैत के पीछे छुपने लगा। ये सुन तो जैसे नीलम जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अच्छा तो आपने रिवांश को फंसा ही लिया आखिर। लेकिन हम उनकी दादिसा, ऐसा कभी नहीं होने देंगे। आप अपनी मासा को फोन लगाए, हम अभी उनसे बात करेंगे। ये आप क्या कह रही है दादिसा? हम रिवांश को क्यों फंसाएंगे? और आपको हमारी माँ से क्यों बात करनी है? अद्वैत ने डरते हुए हिम्मत करके पूछा। हमें उनसे आपकी शादी के बारे में बात करनी है। क्या? डायमंड यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट। अगर तुम्हें अपने सर के पास नहीं जाना है तो अब से तुम कॉलेज के अंदर नहीं आओगे। अंडरस्टैंड? निया ने कार से निकलते हुए नमन से कहा। लेकिन नमन ने कुछ कहना चाहा पर निया ने कुछ सुना नहीं, वी बस आगे बढ़ गई। उसे जाता देख परेशान होते हुए सिमी भी उसके पीछे चली गई। उसे इस ड्रेस में कॉलेज नहीं जाना था। उसे ऐसे ट्रेडिशनल ड्रेस की आदत नहीं थी। नियू, रुको तो, ये कहती हुई वो निया के पीछे जाने लगी। निया सीधे वॉशरूम की ओर बढ़ गई। वहां जाते हुए उसने सिमी को पूरी तरह से इग्नोर किया। पर जाते जाते उसे एक मैसेज आया जिसे पकड़ निया ने अपनी चाल धीमी कर दी। वो सिमी के साथ वॉशरूम में पहुंची और चेंज करने अंदर चली गई। उसे ऐसे ही जाता देख सिमी का मुंह बन गया। उसे लगा कि निया उसे ऐसे ही रहने देगी आज। निया ने चेंज कर अपना यूजुअल स्टाइल कैरी किया। उसने व्हाइट टॉप और ब्लैक कोट के साथ ब्लैक जीन्स पहनी और कानों के झुमके निकाल दिए और गले में एक चेन पहन ली, जिससे वो कुछ अलग ही निया लग रही थी। पहले जो सादगी में अंदर गई निया अब पूरे फन की लुक में बाहर आई। उसे देख सिमी का मुंह बन गया।
आखिर आज केआर जो आने वाला था उसके प्रिंस चार्मिंग के आगे उसे अपना इंप्रेशन जो बनाना था। सिमी को ऐसे मुंह बनाते देख निया को हंसी आ गई, पर फिर उसने एक बैग सिमी को पास करते हुए कहा, तो ननन जी इसके आगे छेड़ोगी तो नहीं आप मुझे। बैग देख सिमी की आंखें चमक गई और उसने निया को हक करते हुए कहा, बेस्ट, नहीं, बिल्कुल नहीं, थैंक यू नीयू, यू आर थे। अच्छा अब छोड़ो मुझे, जल्दी से चेंज करो और कैंटीन जाकर मेरा वेट करना, मुझे अभी कुछ काम है, निया ने कहा। सिमी पहले ही बहुत खुश थी, इसलिए उसने निया से ज्यादा कुछ पूछा नहीं और बस हाँ कह वो चेंज करने चली गई और निया जल्दी से वहां से निकल आई। उसने बाहर आने से पहले एक ब्लैक मास्क पहन लिया और छुपते हुए वहां से कॉलेज के पीछे की तरफ आ गई। यहाँ ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे, ये इलाका थोड़ा सुनसान था। यहाँ आकर निया ने इधर उधर देखा तो उसे एक बड़े से पेड़ के पास एक लड़की खड़ी दिखी। निया जल्दी से उस लड़की के पास पहुंची और उससे पुकारा, सहाना। निया की आवाज सुन सहाना मुड़ी और निया को देखकर उसने कहा, निया, और फिर वो निया के गले लग गई और उछलते हुए कहने लगी, नीयू, मैंने तेरा दिया काम पूरा किया, तुझे पता तो चल गया होगा, क्या मैंने ठीक तरह से किया है? निया ने सहाना को खुद से दूर करते हुए कहा, हाँ, बहुत अच्छे से किया, मैंने जितना सोचा था उससे कई गुना अच्छा किया है। लेकिन निया, वो लोग थे कौन और क्यों? साहू, यहाँ बात करना ठीक नहीं होगा, चलो हम वहीं चलते हैं, निया ने आसपास देखते हुए कहा। वैसे तो वहां ज्यादा कोई नहीं था पर अभी भी कुछ स्टूडेंट्स वहां मौजूद थे, इसलिए निया ने सहाना को रुकने कह दिया। हाँ, ठीक है, चलो मेरी बाइक रेडी है। कहीं ऐसे नहीं, वो लोग बाहर ही होंगे, वो मुझे कैसे भी करक पहचान लेंगे। तुम जाओ, बाइक निकालकर वहां से लेफ्ट तुम लेना और फिर राइट टर्न, वहां एक गार्डन होगा वहीं रुक जाना, मैं आती हूँ। ओक, और देखो कोई गड़बड़ मत करना, जितना ही सके उनसे दूर रहना। तारांकन ओक, ये कह सहाना वहां से चली गई और निया ने एक बार सहाना को देखा और फिर वो थोड़ी दूर चली गई, जहां अब सिर्फ निया ही थी। निया ने एक बार अपने आसपास देखा और एक दीवार के पास चली गई। उस दीवार के पास एक बड़ा सा अजीब सा पेड़ मौजूद था। निया ने एक बार उस पेड़ को देखा और फिर उस पर चढ़ने लगी। 2 मिनट में ही निया पूरा पेड़ चढ़ गई और अब वो दीवार की दूसरी तरफ थी। निया ने एक बार अपने आसपास देखा और वहां किसी को ना पाकर वो आंखों पर ब्लैक गॉगल्स लगाए वहीं से निकल गई। थोड़ी ही दूर चलने पर वो गार्डन के पास पहुंच गई तो उसे बाइक के साथ सहाना दिखी। वो उसे देखकर हाथ हिला रही थी। निया ने एक बार सस्पिशियसली आसपास देखा और फिर सहाना की ओर बढ़ गई। राजवंश विला। देवांश, अद्वैत और रिवांश तीनों कार में बैठकर राजवंश कॉर्पोरेशन के लिए निकल गए थे। उनके साथ देवांश के बॉडीगार्ड्स भी थे। कार में पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। बीच बीच में देवांश के लैपटॉप के कीज प्रेस करने की आवाज आ रही थी। रिवांश तो कार में बैठते ही गहरी नींद में चला गया था और अद्वैत के पास बैठने से वो बार बार अद्वैत के कंधे पर झूल रहा था। अद्वैत का चेहरा पूरी तरह से लटका हुआ था। उसने मुंह बनाकर रिवांश को अपने कंधे से हटाया और बड़बड़ाने लगा, तारांकन, ये राजवंश खानदान के लोग सच में बहुत बड़े हेड ट्रैक है। राजवंश खानदान की हेड होने का भी लिहाज नहीं किया उन्होंने। आखिर मेरी गलती ही क्या थी? मैं थोड़ी ना इस डेविल के साथ रहना चाहता हूँ, पर मजबूरी है। अगर वो मजबूरी नहीं होती ना तो अद्वैत शाह कभी ऐसे किसी की बातें नहीं सुनता। और दादी ही इतनी भयानक है तो पोता क्यों नहीं ऐसा होगा? जब देखो तब धमकी देता रहता है, सारे गुण लगता है अपने दादी से लिए है इसने, और उन्हें लगता है कि इस शैतान के साथ मैं रहना चाहता हूँ। इससे अच्छा तो मैं सड़क पर रह लूं। हाँ, तो रह लो, किसने रोका है? वैसे सड़क पे क्यों? तुम्हारा इतना बड़ा विला तो है, शाह विला, वहां जाकर रहो। रुको, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। विनय, जाओ अद्वैत शाह को शाह विला छोड़ आने का बंदोबस्त करो। जी बॉस। आगे बैठे विनय ने विनम्रता से कहा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है विनय। देवांश की बात सुन अद्वैत के पसीने छूटने लगे और उसने जोर से विनय को मना कर दिया और जल्दी से देवांश के पैरों को पकड़कर बोला, देवांश नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। आई एम सॉरी, प्लीज स्पेयर मी, प्लीज। मैं ऐसा फिर कभी नहीं कहूंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी भी क्या बात है? दी एडेड शाह को मैं ऐसे कैसे बांध कर रख सकता हूँ? आपको तो आपके विला में होना चाहिए और आपका जो इतना बड़ा बिजनेस है उसे भी तो संभालना है आपको। नहीं, बिल्कुल नहीं। देवांश, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें ऐसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम में छोड़कर नहीं जा सकता।
आखिर इतने सालों तक तुम ही ने मुझे संभाला है। मैं इतना एहसान फरमोश दोस्त नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। और जब जरूरत होगी तब मैं तुम्हें बुला लूंगा। तुम थोड़ी ना वहां जाने के बाद कहीं और जा पाओगे। तुम्हें तो यही रहना है। ये सुन तो अद्वैत का मन रोने का कर रहा था। उसने लगभग रुआसी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरा दोस्त जिसे मैं खुद से ज्यादा पसंद करता हूँ मेरा साथ ऐसे छोड़ेगा। पहले तुम्हारी दादी ने पता नहीं मुझे क्या क्या कहा, और अब तुम। लेकिन एक मिनट, वो मेरे बारे में ऐसा क्या सोच रही थी जो मुझे तुम दोनों से अलग रहने को। नीलम जी की बात याद आते ही अद्वैत के चेहरे पर शिकन छा गई और उसने लगभग चीखते हुए कहा, क्या वो मुझे वो समझती है, इसलिए वो सुबह से ऐसा सब कह रही थी। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, आई एम अ स्ट्रेट मैन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बॉयज, प्लीज टेल हर। पता नहीं वो क्या क्या सोचती है इस उम्र में ऐसी बातें। अरे, सोचनी ही है तो अपने पोतों के बारे में सोचो, दूसरों को क्यों बदनाम। पर उससे आगे कुछ बोला नहीं गया, क्योंकि दो नीली आंखें उसे खतरनाक तरीके से घूर रही थी। दूसरी तरफ निया और सहाना एक बड़े से विला के सामने आकर रुकी। निया ने एक कार्ड निकाला और उसे स्वाइप करते ही विला का बदासा गेट खुल गया। निशा ने अपनी बाइक अंदर बाए और बड़े से गार्डन के बाद वो विला के मेन डोर के सामने आकर रुके। निया फिर से वो कार्ड वहां स्वाइप किया और डोर खुलते ही अंदर चली गई। कुंवर रानी सा, एक मेड ने निया को देखकर हाथ जोड़े कहा। निया ने उसे देखकर अपना सिर हिला दिया और सहाना के साथ बेसमेंट में बने कमरे में चली गई। वो विला सच में किसी कहानी के राजा महाराजा के महल जितना सुंदर था। उसका पूरा डेकोरेशन पुराने जमाने के स्टाइल में था। इस विला की एक खास बात थी, अंदर से तो ये एक महल सा सुंदर था, पर बाहर से बिल्कुल किसी साधारण से विला जैसा था। बेसमेंट में पहुंचकर निया ने एक दूसरा की कार्ड स्वाइप किया और सहाना के साथ अंदर चली गई। वहां एक और डोर था, उसमें निया ने राइट हैंड की बीच वाली उंगली लगाई और डोर ओपन हो गया। तीसरा डोर खोलने के लिए एक पासवर्ड था, निया ने वो पासवर्ड एंटर किया, तारांकन 160,317। ये नंबर्स, क्या ये नंबर्स कुछ खास है जो तुमने इसे पासवर्ड बना दिया? सहाना ने पूछा। हाँ, पर मैं तुम्हें कभी और बताऊंगी। अभी चलो। ऐसे ही 7 दोस्त थे जो निया ने एक एक हर खोल दिए। हर एक डर पर एक नया सिक्योरिटी चेक था और इसी से पता चल रहा था कि वो रूम कितना इंपॉर्टेंट है। इतनी सारी सिक्योरिटी एक्सेस करने के बाद फाइनली आखिरी डोर खुला और निया सहाना के साथ एक रूम में एंटर हुई। वो रूम पूरी तरह से सेल्फ मॉनिटर्ड था, वहां कोई ऐसे ही अंदर नहीं जा सकता था। दिखने से तो वो रूम किसी आर्मी के बेस की तरह लग रहा था, पर वो क्या था ये सिर्फ निया को पता था। डायमंड यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट। निया को गए अब लगभग 1 घंटा हो चला था और सिमी को इस वजह से घबराहट हो रही थी। आखिर निया राजवंश खानदान की बहू थी और उसे डर लग रहा था कि किसी दुश्मन ने निया को किडनैप ना किया हो। और ऊपर से निया का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, जिस वजह से वो और भी पैनिक हो रही थी। तभी उसके पास एक कार आकर रुकी और उसमें से देवांश बाहर आया। उसने सिमी को परेशान देख कहा, डोंट वरी, मिल जाएगी, वो यही कहीं होगी, विनय ढूंढ लेगा। देवांश को देख सिमी को थोड़ी हिम्मत मिली और उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। वहीं अद्वैत देवांश को ऐसे देख हैरान था। तारांकन अभी कुछ देर पहले तक तो इसे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग को अटेंड करना था और नमन का कॉल आते ही कैसे सब छोड़कर यहां आ गया है। और ये कब से इतना बोलने लगा है, कभी भी खुद को इसने इतना एक्सप्लेन नहीं किया है। अद्वैत ये सब सोचते हुए मुंह बना रहा था, पर तभी उसने देवांश को उसे घूरता पाया तो उसके चेहरे पर एक फेक स्माइल आ गई। पर देवांश के मन में कुछ और ही चल रहा था। तारांकन पता नहीं, पर ऐसा लग रहा है वो ठीक ही होगी, पर सिमी को देख लगता है वो किस भेस में होगी, और उसमें अगर अद्वैत ने उसे देख लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तारांकन, ऐसा करो अद्वैत, तुम और रिवांश ऑफिस चले जाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ। ये सुन तो जैसे अद्वैत को कोई खजाना मिल गया हो, वो वहां से जाने के लिए तुरंत ही मान गया। और वैसे भी सुबह से उसने कुछ खाया नहीं था तो उसे भूख भी लगी थी, इसलिए बिना बहस किए भी वहां से चला गया। दूसरी तरफ निया और सहाना उस कमरे से बाहर निकल चुकी थी। सहाना ने बाहर आते ही कहा, निया, आप अभी क्या कर रही है? मतलब इतना अच्छा विला है आपके पास, फिर भी आप कहाँ हैं और क्यों? साहू, हमें पता है तुम्हें हमारी चिंता है, पर हम पर यकीन रखो, हम खुद का ध्यान रख सकते हैं और हम पर निया के बहुत एहसान है। उस रात अगर ये हमें नहीं मिलती तो शायद आज जो कुछ है कभी नहीं होता।
वैसे पहले हम ये नहीं मानते थे कि कोई मरकर भी जिंदा हो सकता है, पर जब से हमने थे एक्सपीरियंस किया है हमें नहीं लगता कि कोई भी बात इस दुनिया में इम्पॉसिबल है। और वैसे भी जब हम हॉस्पिटल में होश में आए थे तब वो ये सब कहते हुए कहीं खो गई थी, और उसके चेहरे पर उदासी साफ देखी जा सकती थी, और कुछ ही देर में उसकी उदासी गुस्से में बदल गई। उसकी आंखों में बदले की एक आग दिख रही थी, पर फिर खुद को नॉर्मल कर उसने सीरियस टोन में पूछा, वैसे तुम ये छोड़ो, ये बताओ उन्हें होश आ गया? ये सुन सहाना कुछ कंफ्यूज दिखने लगी, पर फिर कुछ समझते हुए कहा, तारांकन हाँ, उन्हें होश तो आ गया है, पर वो अभी कुछ बोल नहीं सकते। उन्हें हमारी बातें समझ नहीं आती। वो बस चलती फिरती लाश बन गए हैं। अब उनका इलाज एक ही इंसान कर सकता है, पर शायद ही हम उसे ढूंढ पाए। सहाना की बात सुन निया की आंखों में एक नरमी आ गई। अच्छा वो कौन है, हमें बताओ, हम उन्हें कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। हमें किसी भी तरह उन्हें बचाना होगा, उनका बचना बहुत जरूरी है। ये सब बातें करती हुई वो दोनों अब विला के मेन हॉल में वापस आ चुकी थी कि तभी निया का फोन बजा। निया ने अपना मोबाइल निकाला और उसमें देखा तो शॉक्ड रह गई, और बिना कॉल पिक किए उसने हडबडी में सहाना को खींचते हुए कहा, चलो जल्दी, वो लोग हमें ढूंढ रहे हैं, कहीं उन्हें शक ना हो जाए, और कुछ दिन किसी के सामने मत आना। उस हादसे की वजह से कोई हम पर शक कर सकता है, क्योंकि वहां सिर्फ हम नहीं थे। और याद रहे हम कौन है ये सिर्फ हम तक ही रखे, वरना हम भूल जाएंगे कि आप कौन है। निया की बात सुन सहाना ने भी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ हाँ कह दिया, और जितना हो सके दूर रहे इस सब से। निया ने सहाना के सिर पर हाथ रख कहा। इस पर सहाना ने कुछ कहना चाहा, पर निया ने उसे कहने का मौका नहीं दिया, और सहाना को बाइक पर बैठने का इशारा किया। सारे रास्ते सहाना चुप ही रही। निया का भी बात करने का मूड नहीं था, इसलिए वो भी बस बाइक फुल स्पीड में चला रही थी। उसने आधे घंटे का रास्ता सिर्फ 10 मिनट में पूरी किया, और उसी गार्डन के पास आकर रुकी जहां से वो गई थी। निया ने बाइक से उतर हेलमेट सहाना को पास किया, और एक बार सहाना को देख वहां से चली गई। निया को जाते देख सहाना ने बड़बड़ाते हुए कहा, हमें पता है आप अब कभी किसी पे भरोसा नहीं करेगी, वजह भी तो वैसी ही है, पर हमें भी आपका साथ देना है। इस रास्ते पर आपके साथ हम जाएंगे, जरूर जाएंगे। हमने वादा किया था उनसे, पर हम आपकी बात भी नहीं टाल सकते। 7 सालों तक आपने बहुत कुछ झेला है। भगवान करे आपके लिए जो भी बने हैं आपको जल्दी मिल जाए, और आपको इस दलदल से हमेशा के लिए निकाल लिए। डायमंड यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट। निया ने रास्ते में मास्क और चश्मे लगा लिए थे, जिससे कोई उसे पहचान ना पाए। निया जैसे जैसे कॉलेज के करीब पहुंच रही थी उसे माहौल कुछ अजीब लग रहा था। जहां कॉलेज में हर वक्त चहल पहल रहती थी, अभी इस वक्त ऐसा सन्नाटा था जैसे कोई हो ही नहीं वहां। निया को कुछ अटपटा लगा, पर उसने ज्यादा नहीं सोचा और जहां से वो आई थी उसी तरफ चली गई। उसने दीवार पर चढ़ते हुए कहा, तारांकन अच्छा है कि हम जल्दी वहां से निकल गए। इस सिमी को भी आज ही बखेड़ा खड़ा करना था। हमने तो कहा था कि हम जल्द ही आ जाएंगे, पर अब देखो। फिर भी अच्छा है कि हम वक्त पर आ गए। ये बड़बड़ करती निया दीवार पर चढ़ गई, और फिर दूसरी तरफ पेड़ से नीचे उतरते हुए उसका पैर फिसल गया, और उसने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। पर जैसे उसे उम्मीद थी उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ, बस उसे अपनी गर्दन पर गर्म सांसें महसूस होने लगी। इस झटके से निया ने झट से अपनी आंखें खोली, और अपने सामने उस इंसान को देख वो शॉक में थी। Don't forget to like, comment, subscribe.